हेलो स्टूडेंट, स्टडीज इसके में आप सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं, उसी क्रम में ये दूसरी वीडियो है। यदि आपने पहली वीडियो को नहीं देखा है तो उसे अवश्य देख ले। तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं। तो पहले कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे जो इस बार बोर्ड के एग्जाम में वो प्रश्न देखने को आपको मिलेंगे। तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है, यदि 26 156 का लसा 156 है तो मसा का मान है। 4 विकल्प दिया गया है, इनमें से कौन सा मान मसा का है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो दो संख्याएं दी गई है 26 और 156 और इनका एचसीएफ पूछा गया है, एलसीएम दिया है। एलसीएम 156 है, एचसीएफ पूछा गया है। तो फार्मूला आपको पता रहना चाहिए। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुणे मसा, यानी ए गुणे बी, ए बी संख्या है, एलसीएम गुणे एचसीएफ। मान भर दें। ए पहली संख्या 26, दूसरी 156, लसा 156, मसा यानी एचसीएफ ज्ञात करना है। 156 से 156 कटा देंगे यानी एचसीएफ बराबर 26। तो इस तरह प्रश्न का बी विकल्प राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 विविधकर होगा। ए ऑप्शन है 3, बी है 2, सी है 1, डी है 0। इनमें से कौन सा विविधकर है। तो समीकरण का विविधकर कौन सा है ये आपको ज्ञात करना है। समीकरण दिया है, समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एबीसी का मान निकाल लेंगे। तो द्विघात समीकरण से तुलना करा के एबीसी का मान निकाल लेंगे। द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर तो तुलना करेंगे तो a के स्थान पर यहाँ समीकरण में 3 है, b की जगह पर दिया है -2, c की जगह पर है 1/3। तो abc का मान निकल गया। अब विविधकर पूछा है तो फार्मूला आपको पता रहना चाहिए। तो विविधकर का फार्मूला होता है d = b² - 4ac। बस इसमें मान आपको भर देना है। b -2 का वर्ग, 4, a है 3, c है 1/3। 3 से 3 कटा देंगे, -4, 4 में से 4 माइनस करेंगे तो 0। यानी समीकरण का विविधकर 0 है। तो इस तरह प्रश्न का विकल्प डी राइट है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 9/16 है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है। तो भुजाओं का अनुपात दिया है। समरूप त्रिभुज, दो समरूप त्रिभुज हैं, उनकी भुजाओं का अनुपात 9/16 है और क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा गया है। तो समरूप त्रिभुज में क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर होता है। तो सिंपल सवाल है, बस इसका स्क्वायर कर देंगे तो वही क्षेत्रफलों का अनुपात निकल जाएगा। तो 9 का वर्ग 81, 16 का वर्ग 256। तो ये आपका राइट होता है। तो विकल्प आपका डी राइट है, 81 = 256। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। बिंदु ब्रैकेट में -6,8 की मूल बिंदु से दूरी है। तो बिंदु की मूल बिंदु से दूरी पूछा गया है। बिंदु दिया है -6,8 की मूल बिंदु से दूरी। डायरेक्ट फार्मूला होता है x1² + y1²। मान रखेंगे ये आपका x1 है, ये y1 है। तो x1 - 6 का वर्ग + 8 का वर्ग
6 का वर्ग होता है 36, 8 का वर्ग 64, दोनों को जोड़ेंगे 100 और 100 का वर्गमूल 10। तो इस तरह देखा जाए तो विकल्प सी राइट है। नेक्स्ट बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। तो 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, तो 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्याएं लिख देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इनका समांतर माध्य पूछा गया या माध्य पूछा गया है। तो माध्य का फॉर्मूला आपको पता ही है, पिछले वीडियो में भी समांतर माध्य का एक प्रश्न लगा था। होता है आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या। फार्मूला यही होता है, आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या। इन सबको जोड़ लेंगे बटा में, इनकी संख्या कितनी है तो 9 है, 9 से भाग दे देंगे तो समांतर माध्य निकल जाएगा। लेकिन ये है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैं दूसरा फार्मूला बताने जा रहा हूँ जिससे आप इस टाइप के प्रश्नों को प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, सम संख्याओं का माध्य, विषम संख्याओं का माध्य काफ़ी कम समय में निकाल लेंगे, कुछ ही सेकंड में निकाल लेंगे। तो फार्मूला क्या है? प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा में 2। तो प्रथम संख्या कितनी है? 1 है, प्लस अंतिम संख्या कितनी है? 9 है, बटा में 2। जोड़ेंगे तो 10 बटा में 2, कटाएंगे तो 5। तो प्राकृतिक संख्याओं का माध्य जो है 5 है। इस तरह विकल्प आपका बी इस प्रश्न का राइट है। तो काफी महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य पूछता है, सम संख्याओं का समांतर माध्य पूछता है, विषम संख्याओं का समांतर माध्य पूछता है। इसी फार्मूले से आपको लगाना है। ये फार्मूला तभी लगता है जब संख्याओं में सेम अंतर रहता है। जैसे 1 1 का यहाँ पर अंतर आपको दिखाई दे रहा है, सबके बीच में, संख्याओं के बीच में 1 1 का अंतर है। उसी तरह 2, 4, 6, 8 ये सम संख्याएं हैं, इनमें भी अंतर सेम का पाया जा रहा है, 2 2 का अंतर है। तो जब संख्याओं में जो एक श्रेणी बना कर दिया गया है, संख्याओं का जो एक चेन दिखाई आपको दे रहा है, अगर उसमें सेम अंतर पाया जाएगा तो ये फार्मूला आप लगा सकते हैं और इजी रूप से समांतर माध्य निकाल सकते हैं। सीधी बात बोली जाए तो प्राकृतिक संख्या या सम या विषम संख्याओं को समांतर माध्य पूछेगा तो आपको ये फार्मूला यूज करना है। तो इस तरह कुछ बहुविकल्पी प्रश्न थे, इसको आप लोगों ने समझा। ये प्रश्न निश्चित रूप से आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए अब प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है, परिमेय संख्या 129 बटा में 2 पर 3 घात गुणे 5 पर 7 घात का शांत दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप का प्रश्न पिछले 2-3 सालों से लगातार पूछा जा रहा है, तो इस साल भी पूछा जा सकता है। इस टाइप के प्रश्न आपको आने चाहिए। शांत दशमलव प्रसार आपसे पूछा गया है। कभी कभी पूछ देता है कि संख्याएं, परिमेय संख्या शांत है कि अशांत है, इस तरह करके पूछ देता है। अगर शांत है तो उनका दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। तो आपको यह प्रश्न आना चाहिए। चलिए इसका शांत दशमलव प्रसार ज्ञात करते हैं। तो परिमेय संख्या दिया है 129 बटा में 2 पर 3 घात गुणे 5 पर 7 घात। तो ये आपका परिमेय संख्या दी गई है। इसका शांत दशमलव प्रसार आपको ज्ञात करना है। तो दशमलव प्रसार ये तो शांत है, इतना तो क्लियर है। शांत अशांत हम परिमेय संख्या कैसे पता करते हैं? यदि परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड देखेंगे, अगर उस हर के गुणनखंड में केवल 2 है तो शांत परिमेय संख्या है, या केवल 5 है तो शांत परिमेय संख्या है, या 2 5 दोनों है तो वो शांत परिमेय संख्या कहलाती है। देखिए 2 5 है, ये शांत परिमेय संख्या, लेकिन इसका दशमलव प्रसार आपसे पूछा गया है। तो इसमें क्या करेंगे कि दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए 2 5 की संख्या सेम करनी पड़ती है। जैसे 5 पर यहाँ पर 7 घात है तो यहाँ पर भी 2 पर 7 घात यानी 7 घात बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 पर 3 घात है, तो और कितने की आवश्यकता है? तो कहेंगे 2 पर 4 घात और चाहिए। तो 2 पर 4 घात से अंश और हर में गुणा कर देते हैं। तो 129 2 पर 4 घात का मान होता है 16, और यहाँ पर गुणा में घात जुड़ जाएगा। 3 घात है, 4 घात है, 2 पर हो गए 7 घात गुणे 5 पर 7।
16 का गुणा कर दें, 16 नवा 144, 14 हाथ से बचा, 16 दुना को 32 और 14 उसमें ऐड करेंगे 46, 4 16 4 20, तो 2064 गुणा करने पाएगा। आइए देखिए घात अब सेम हो गया तो 2 का गुणा करा देंगे 5 में, 2 5 10, और घात सेम है तो एक घात यहाँ पर उतार देंगे, 10 पर 7 घात। तो 10 की जो भी घात है वह आपको ये बतलाती है कि आपको दशमलव उतने अंकों पर लगाना है। जैसे 10 पर यहाँ पर 7 घात है तो ये आपको सूचित कर रहा है कि आपको दशमलव पीछे से संख्या काउंट करेंगे, गिनेंगे तो पीछे से गिनकर 7 स्थान पर दशमलव को आपको लगा देना है। तो पीछे से तो 4 6 0 2, तो इस संख्या में तो 4 ही अंक है, हमें तो 7 अंकों पर दशमलव लगाना है। तो अंक नहीं है तो आपको 0 बढ़ाते हुए तो 5 हो गया, 6 7, 7 अंक बन गया, यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंकों के बाद दशमलव लग गया। तो इस तरह हम किसी भी परिमेय संख्या का शांत दशमलव प्रसार ज्ञात करते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से संख्याओं 165 और 255 का मौसा ज्ञात कीजिए। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए मौसा ज्ञात करना है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए मौसा आपको आना चाहिए। चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर संख्या दिया है 165 और 255, इसका मौसा यूक्लिड विभाजन पर ज्ञात करना है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है? प्रमेय या इसे कहते हैं एल्गोरिथम। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर जो होता है शेषफल वह 0 से बड़ा या बराबर लेकिन बी से छोटा होता है, यह कंडीशन होता है। शेषफल या तो 0 रहेगा या 0 से बड़ा रहेगा लेकिन b से छोटा होता है, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है। तो इसी के बेस पर आपको मौसन निकालना है। क्या होता है कि बच्चे इसमें गलती करते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहाँ है वो बेसिक रूप से मौसन निकाल कर आ जाते हैं और उनके मार्क्स कट जाते हैं। तो आपको ऐसी गलती नहीं करना है, आप बेसिक लगाइए लेकिन रफ करिए। तो यूक्लिड कुछ होता नहीं है, यूक्लिड वही है जो आप 6 7 8 से सुनते आ रहे हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, उसी में आपको फिट करते हुए मौसन ज्ञात करना है। तो पहले आप जिस तरह मौसन निकालते हैं उस तरह आप रफ कर लेंगे, परीक्षा में जाएंगे तो आप रफ कर लेंगे। तो जैसे आपको आता है, आप भाग विधि से मौसन निकालते हैं तो भाग विधि से इसको मौसन आप रफ करेंगे, रफ निकाल लेंगे करके। तो एक बार हम लोग ले जाएंगे, इसको माइनस करेंगे 90 और 90 का भाग देंगे 165 में। कब तक देते जाएंगे? जब तक कि 0 ना बन जाए, शेषफल 0 बना देना है। एक बार जाएगा 75, फिर भाग दे देंगे 90 में 75 का, एक बार जाएगा, घटाएंगे तो 15 का भाग देंगे 75 में, 5 बार जाएगा। देखिए शेषफल 0 हो गया, सब कट गया, शेषफल आपका 0 बचा। तो इस तरह आपको रफ करना है। रफ करने के बाद अब क्या करना है कि इसमें आपको पुट कर देना है सभी को। देखिए भाग की क्रिया कितनी जगहों पर हुई, 1 2, सैंपल आपका भाग को दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 जगहों पर आपको भाग की क्रिया दिखाई दे रही है। यानी यूक्लिड में जब आप रखेंगे तो 4 स्टेप पर जाकर मौसा खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर मौसा इसका क्या है, एचसीएफ क्या है? तो एचसीएफ कहेंगे 15 है, यानी जिससे भाग देने पर जो संख्या भाग देते हुए इसको 0 बना दे, मौसा 0 बन जाए जिस संख्या पर, तो वही आपका मौसा होता है। जो अंक शेषफल 0 कर देगा वही आपका मौसा होता है। तो इस तरह आप लोग तो मौसा जानते हैं, लेकिन यूक्लिड से निकालना है। तो बस यूक्लिड में ए जो होता है वो भाज्य होता है। तो भाज्य इसे कहते हैं जो बीच में होता है, ये एक मान है, यहीं पर एक मान रहता है। भाजक कहते से 20 दर्शाते हैं। ये आपका भागफल है, जितना बार भाग गया वो भागफल।
और इनको घटाने पर जो बचा वो आपका शेषफल होता है। शेषफल को r से दर्शाते हैं। तो चलिए स्टेप वाइज मान इसमें पुट करते चलते हैं। बहुत सिंपल है, यूक्लिड द्वारा मतलब बेहद सिंपल है। तो ए पहले स्टेप में भाग की क्रिया जो हुई है उसमें देखेंगे तो ए आपका 255 है, बी आपका 165 है, और क्यू यानी भागफल 1 है, और शेषफल कितना है तो शेषफल 90 है। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में चलेंगे तो यहाँ पर देखिए जो भाज्य है 165 है, ए का मान 165 है, बी 90 है, और क्यू भागफल 1 है, शेषफल 75 है। फिर उसके बाद वाले स्टेप में देखेंगे तो भाज्य 90 है, भाजक 75 है, भागफल 1 है, शेषफल 15 है। अब आखिरी स्टेप जो है ए 75, बी 15, भागफल 5, शेषफल 0। अतः HCF बराबर, यूक्लिड विभाजन में HCF कुछ और नहीं, बी का वह मान होता है जो शेषफल को 0 बना देता है। तो बी का मान कौन सा है तो बी का मान 15 है जो शेषफल को 0 कर दिया है। बी के मान 15 पर शेषफल 0 हुआ है, तो HCF यहाँ पर 15 है। यही प्रश्न का आंसर है। तो इस तरह आपको परीक्षा में करना है। पहले रफ कर लेंगे, जिस तरह आप मसल निकालते हैं उस तरह आप मसल निकाल लीजिए। ये रफ करना है, इसको दिखाना नहीं है, ये रफ रहेगा। और उसको इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में पुट करते हुए आपको इसे हल कर देना है। बेहद सिंपल है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न था, आपको ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। के किस मान के लिए युग्मपद समीकरणों 3x + y = 0 तथा ब्रैकेट में 2x - 1 ब्रैकेट बंद x प्लस ब्रैकेट में k - 1 y बराबर ब्रैकेट में 2k + 1 का कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है, k का मान आपसे पूछा गया है। समीकरण जो दिया है उसको नोट कर लेंगे। 3x + y = 1, ये पहला आपका समीकरण है, तथा जो दूसरा समीकरण दिया है इसको आप नाम दे सकते हैं नंबर 1 समीकरण। दूसरा जो है 2k - 1 x ब्रैकेट में k - 1 y बराबर 2k + 1, ये आपका दूसरा समीकरण है। तो पहले हम क्या करेंगे कि इन समीकरणों से ABC का मान निकाल लेंगे। ठीक, तो चाहे तो आप लिख सकते हैं द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, या डायरेक्ट आप मान लिख देंगे। तो a1 है 3, b1 है, ठीक ना। 1 1 लगाने का मतलब क्या है, पहले समीकरण से ये मान a b c का निकल रहा है। एक C1 1, यहां पर देखिए इस समीकरण में, दूसरे समीकरण में A2 मान 2k - 1 है, B2 का मान कितना है k - 1 है, और C कितना है 2k + 1। तो कहा है कि इन दोनों समीकरण का कोई हल नहीं है, तो k का मान क्या होगा। तो कोई हल नहीं है, एक हल है, अनेक हल है, ये 3 कंडीशन होते हैं। ये आपको पता रहना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। निश्चित इन तीनों कंडीशन में से किसी ना किसी कंडीशन पर आपको प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो कहा है कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं होगा जब, इन दोनों समीकरणों का कोई हल नहीं होगा जब a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर नहीं होगा c1 बटा में c2। इस कंडीशन में रेखाओं का कोई हल नहीं होता है और इन्हें समांतर रेखा कहते हैं। तो देखिए आपसे k का मान पूछा गया है, तो ये तो पक्ष बराबर है ही नहीं, यही दो पक्ष बराबर है, a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2। तो चलिए इसमें मान भर देते हैं। 3 a2 है 2k - 1
b1 है 1, b2 है k माइनस 1। तो ये गुणा करके k का मान निकालेंगे तो 2k माइनस 1 और 3 का इसमें गुणा कराएंगे 3k माइनस 3। तो k को एक तरफ पक्षांतर कर ले तो 2k माइनस 3k बराबर -3 -1 का उधर पक्षांतर करेंगे +1, ये माइनस करेंगे तो -k, यहाँ पर माइनस होगा तो -2, माइनस से माइनस कटा देंगे k बराबर 2। तो k का मान पूछा गया था, तो इस तरह इस प्रश्न का आंसर है k बराबर 2। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। तो समीकरण हल करने के 3 विधियां होते हैं, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, बीजगणन विधि। तो ये तीनों विधि आपको आनी चाहिए, इनमें से किसी न किसी विधि पर आपसे प्रश्न पूछ देगा। तो चलिए विलोपन विधि से समीकरण को हल करते हैं। तो समीकरण जो दिया है उसको नोट कर लेंगे। तो समीकरण है x बटा में 2 प्लस 2x बटा में 3 बराबर -1। ये पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बटा 3 बराबर 3। विलोपन का मतलब ये होता है या तो x या y किसी को, यहाँ पर देखिए यहाँ पर y है, या तो x को आपको यहाँ से कटाकर उसको विलुप्त कर देना है, उसको हटा देना है, या y को आपको जो अच्छा लगे, जो सरल लगे उसको आप हटा दीजिए। तो यहाँ पर सरल देखिए, ये y को हटाना ज़्यादा सरल है। क्यों सरल है? क्योंकि इसमें केवल 2 से अगर हम गुणा करा देंगे तो ये सेम सेम हो जाएगा, ये प्लस में माइनस में केवल जोड़ने पर y y कट जाएगा। तो चलिए समीकरण 2 में 2 से गुणा करा देते हैं। दो से गुणा करेंगे तो 2x, इसमें गुणा करेंगे तो 2y बटा में 3, और 2 का 3 में गुणा करेंगे तो 6। समीकरण 2 बदल कर अब 3 हो गया, इसका नाम रख देंगे 3। अब आपको 1 और 3 समीकरण से मतलब है, 2 से मतलब नहीं, ये चेंज होकर 3 हो गया है। तो आप 1 और 3 को क्या करेंगे, कहेंगे कि जोड़ने पर y y कट जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 + 3 से। चलिए बढ़िया ढंग से समीकरणों को पहले उतार लिया जाए। ये समीकरण आपका 1 है, 3 नंबर का समीकरण है उसको लिख लिया जाए। ये 3 नंबर का समीकरण है। जोड़ना है, जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है, ये प्लस में माइनस में कट जाएगा, इसको आपको जोड़ना है। चलिए आराम से इसको जोड़ेंगे, ऐसे उतार ले, इसको जोड़ेंगे तो ये 5 हो जाएगा, -1 है +6 है, 5 हो जाएगा। इसको आप एलसीएम लेकर इसको हल करोगे तो 5x बटा में 2 बराबर 5, तिरिय गुणा करके x का मान निकाल लेंगे 10। x बराबर, तो x बराबर आपका 2 आ गया। तो x का मान 2 आ गया, तो क्या करेंगे, अब y का मान निकालना है, समीकरण हल करना है। हल करने का मतलब होता है x y का मान ज्ञात करना है। तो x का तो मान आ गया, y का मान निकालना है। तो आपकी इच्छा है तो 1 में रख दो, या 2 में रख दो, या 3 में, जिसमें इच्छा हो उसमें रख दो। चलो हम समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 में x बराबर 2 रखने पर समीकरण 2 उतार लें, ये आपका समीकरण 2 है। चलिए x की जगह पर 2 रख दें, तो संख्या को एक तरफ पक्षांतर कर दें, जो अंक है उसको एक तरफ कर दें, 2 को 3 की तरफ पक्षांतर कर लें। -y बटा 3, ये माइनस होगा तो 1 तिरिय गुणा कर देंगे तो -y बराबर 3, यानी y बराबर हम कह सकते हैं 3। तो इस तरह आपका ये समीकरण का हल है। अतः समीकरण का हल x बराबर 2 तथा y बराबर -3 है। तो ये प्रश्न आपका कंप्लीट होता है। तो इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किमी तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किमी तैर सकती है। स्थिर जल में उसकी तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो स्थिर जल में उसके तैरने की चाल क्या है और धारा किस चाल से चल रही है आपसे पूछा गया है। नाव और धारा चाल से संबंधित प्रश्न पूछता है, रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न पूछता है, महत्वपूर्ण है, ये आपको आना चाहिए। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो ये जितने भी प्रश्न बताए जा रहे हैं इनके 100% आने के पूर्णतः चांस हैं। ये निश्चित किसी ना किसी सेट में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए अब इसको हल करते हैं। इसके लिए थोड़ा सा आपको थोड़ा चीज़ों को समझना होगा, थोड़ा नियम होता है उसको थोड़ा जानना होगा। जैसे धारा के साथ नाव की चाल, जैसे मान लीजिए धारा चल रही है, इसकी चाल भाई चल रही है, गति कर रही तो उसकी भी चाल होगी। तो सपोज कर लेते हैं इसकी चाल y किमी प्रति घंटा है और एक नाव है, ये भी इधर धारा जिधर चल रही है उधर ही जा रही है। इसका चाल हम सपोज कर लेते हैं x किमी प्रति घंटा है। तो जब हम कहेंगे कि धारा के अनुकूल नाव की चाल, तो धारा के अनुकूल नाव की चाल, अनुकूल मतलब साथ, धारा के साथ में नाव की चाल कितनी है। तो देखिए धारा के साथ में नाव की चाल पूछेंगे तो धारा की चाल अब प्लस हो जाता है, नाव की चाल ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है। या आपने अपने दिनचर्या में महसूस किया होगा जब तेज हवा चलती है तो साइकिल जिस तरफ हवा चल रही है उस तरफ अगर आप साइकिल चलाते हैं तो साइकिल काफ़ी तेजी से चलती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो आपकी चाल है, जिस चाल से आप साइकिल चला रहे हैं, प्लस उसमें ऐड हो जाता है हवा की चाल। तो उसी तरह ये भी है, जो जल की चाल है और जो नाव की चाल है वो दोनों ऐड हो जाती है। धारा की चाल प्लस नाव की चाल दोनों जुड़कर वो गति के साथ चलती है। अगर कह दे, आपसे कोई पूछ दे कि धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब उल्टा, विपरीत, प्रतिकूल नाव की चाल कितनी होगी, यानी यहां से अब नाव जो है अब उल्टा आ रही, धारा इधर चल रही है तो नाव इधर आ रही, विपरीत। तो चाल तो वही x किमी प्रति घंटा है, नाव की चाल हमने सपोज किया x किमी प्रति घंटा है। तो जब विपरीत आते हैं तो क्या होता है, नाव की चाल में से धारा की चाल माइनस होती है। जब आप साइकिल चलाते हैं तो जब हवा के विपरीत आपको आना होता है तो क्या होता है कि चाल माइनस होता है, यानी आपको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है। जब तक कि हवा की चाल को आप माइनस नहीं करेंगे, उसको काटेंगे नहीं, तब तक आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो उससे ज़्यादा आपको चाल बढ़ानी पड़ती है, हवा से ज़्यादा चाल बढ़ानी पड़ती है। वहाँ पर निगेटिव आपको दिखाई देता है, नकारात्मकता वहाँ पर होती है। तो इसलिए जब विपरीत पूछेगा तो नाव की चाल में से धारा की चाल माइनस हो जाती है। तो यही दो नियम है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। प्रश्न सिंपल है, लग जाएगा। चलिए इसको लगाते हैं प्रश्न को। तो ऋतु जो है धारा के अनुकूल गई है, साथ गई है, 2 घंटे में 20 किमी जाती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किमी आती है। तो जाहिर सी बात है, देखिए 2 घंटे में धारा के साथ गई है तो 20 किमी गई है, और जब 2 घंटे में उसको लौटना है, वापस आना है, विपरीत दिशा में आना है, धारा के विपरीत, तो वो 2 घंटे में बस 4 किमी ही आ पा रही है। तो 2 यहाँ पर कंडीशन है, एक बार गई है फिर एक बार रिटर्न आ रही है, 2 समीकरण बनेगा। तो पहले तो जैसे पूछा है वैसे हम सपोज कर लेंगे, ऋतु की चाल x किमी प्रति घंटा है तथा धारा की चाल, धारा यानी बहाव की चाल y किमी प्रति घंटा है। तो देखिए मैंने नाव और धारा लेकर मैंने आपको नियम बताया था। तो नाव की जगह पर कोई व्यक्ति भी हो सकता है। तो यहाँ पर ऋतु है, नाव की जगह पर ऋतु तैर रही है, धारा के साथ चल रही है।
तो उसकी मैंने ऋतु की शांत जल में मान लिया है चाल की, वो उसकी चाल जो है x है और धारा की चाल कितनी है तो उसकी y है, y की प्रति घंटा है। प्रथम प्रश्नानुसार तो कहा है कि धारा के साथ ऋतु 2 घंटे में 20 किमी जाती है, तो लिखेंगे धारा, धारा यानी बहाव, यहां पर बहाव भी आप लिख सकते हैं, धारा के अनुकूल ऋतु की चाल, चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बटा समय, यहां पर सूत्र लिख देंगे। तो अभी मैंने बताया था धारा के अनुकूल ऋतु की चाल क्या होगी, धारा के साथ ऋतु की चाल क्या होगी, तो चाल ऐड हो जाता है, चाल को जोड़ देते हैं x प्लस वाई। दूरी कितना तय की है तो 20 किमी और समय कितना ली है 2 घंटा, इसको कटाएंगे तो x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण 1। द्वितीय प्रश्नानुसार दूसरा कंडीशन यह है कि धारा के प्रतिकूल उल्टा आ रही है, धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल, धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल, चाल बराबर वही फार्मूला लगेगा दूरी बटा समय। तो धारा की प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब उल्टा, विपरीत, तो विपरीत में चाल माइनस होता है। दूरी कितना आई है तो 4 किमी, समय ली है 2 घंटा, ये समीकरण आपका 2 बन गया। अब इन्हीं को समीकरण 1, 2 को हल करके आपको x y का मान निकालना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो समीकरण 1, 2 को क्या करेंगे, जोड़ने पर ये y y कट जाएगा। समीकरण 1 प्लस 2 से, चलिए समीकरण 1, 2 को जोड़ते हैं। x प्लस वाई बराबर 10 समीकरण 1 है, x माइनस वाई बराबर 2 समीकरण 2। जोड़ने पर y y कट गया, x x जोड़ेंगे तो 2x, इसको जोड़ेंगे तो 12, x बराबर 12/2, कटाएंगे तो 6, तो 6 आ गया किमी प्रति घंटा, ये ऋतु की चाल हो गई। अब y का निकालना है तो 1 में या 2 में किसी में रखकर y का मान निकाल लेंगे। चलिए समीकरण 1 में रख लेते हैं, 1 में x बराबर 6 रखने पर x प्लस वाई बराबर 10 समीकरण 1, y बराबर 6 को पक्षांतर करेंगे तो 10 माइनस 6, y बराबर 4 किमी प्रति घंटा कह देंगे। अतः यहाँ बता दें ऋतु की चाल, ऋतु की यहाँ पर लिख सकते हैं शांत जल में चाल 6 किमी प्रति घंटा है तथा बहाव या धारा की चाल 4 किमी प्रति घंटा है। तो इस तरह यह प्रश्न कंप्लीट होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह आपको प्रश्न आना चाहिए, अच्छे ढंग से इसको तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 2 क्रमागत धन सम संख्याओं के वर्गों का योग 244 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। 2 क्रमागत धन सम संख्या, तो कैसी संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं, उनके वर्गों का योग दिया है 244। तो पहले हम तो सपोज कर लेंगे कि माना 2 क्रमागत सम संख्याएं x प्लस मतलब x और दूसरी x प्लस 2 है। माना 2 क्रमागत मतलब क्रम से आने वाली संख्या है। तो 2 क्रमागत यहां पर देखिए सम कहा गया, तो सम यहां पर रहेगा 2। माना 2 क्रमागत सम संख्याएं x तथा x प्लस 2 है, इस तरह आपको मान लेना है। विषम भी कहेगा तो आपको x तथा x प्लस 2
यही सपोज करना है। थोड़ा सा यहाँ पर कंसेप्ट में क्लियर कर लूँ, क्योंकि कुछ लोग इसको रटने लग जाते हैं। सम के लिए ये हमें मानना है, विषम के लिए ये संख्या मानना है, प्राकृतिक के लिए ये संख्या मानना है, ऐसा कुछ रटना नहीं है। तो सम संख्या, जैसे कि मान लीजिए क्रमागत कुछ में सम संख्याओं को लिख रहा हूं, ठीक ना। तो देखिए प्रत्येक सम संख्या जो क्रमागत, ये अगर दो क्रम से ले लेंगे तो इसमें देखिए पहली में 2 जोड़ने पर आपको दूसरी मिलती है। तो अगर आप पहली संख्या x मान लेंगे तो दूसरी प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो पहली में 2 जोड़ दीजिए तो दूसरी मिल जाएगी। तो इसलिए पहली में जो पहली आपने माना x, तो दूसरी क्या होगी, तो उसमें 2 जोड़ देंगे, ये दूसरी हो गई। उसी तरह विषम संख्या का देख, क्रमागत 2 विषम संख्याएं, जैसे मान लीजिए 1 है, 3 है, ये सब विषम संख्याएं हैं, 2 क्रमागत विषम संख्याएं। तो अगर पहली आप x मान लेते हैं तो इसमें देखिए अंतर कितने का है, 2 का है। तो दूसरी आपको ज्ञात करना है, तो 1 में 2 जोड़ेंगे तो आ गया दूसरी 3। तो उसी तरह पहली अगर आपने x सपोज कर लिया तो दूसरी क्या होगी, तो पहली में बस आप 2 जोड़ते जाइए तो दूसरी की निकल गया। अगर प्राकृतिक संख्या कर दे, प्राकृतिक संख्या क्रमागत, तो प्राकृतिक संख्या 1 2, ठीक, 1 2 3 4 ये प्राकृतिक संख्या है। तो इसमें क्या हो रहा है कि पहली अगर आप x सपोज कर ले तो इसमें अंतर कितने का है, 1 का है। तो जो अंतर है वही आपको दूसरी संख्या में बस क्या करना है कि x में ऐड कर देना है, ये दूसरी संख्या बन गई। तो सिंपल है, कुछ याद नहीं करना है। इस पर संख्या पर प्रश्न आपके बनते हैं, सम विषम प्राकृतिक संख्याओं पर प्रश्न पूछा जाता है। तो जितने भी प्रश्न बताए जा रहे हैं सभी बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो ये आपका संख्या मैंने सपोज कर लिया, 2 क्रमागत सम संख्याएं। अब प्रश्न में जैसे कहा है वैसे हल करेंगे प्रश्नानुसार। तो दोनों संख्याओं का वर्ग, इनका वर्ग जो है कहा है कि 244 है, एक्स स्क्वायर। इसे हम a प्लस बी का होल वर्ग पे इसको तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4 प्लस 2ab में मान भरेंगे तो 4x बराबर 244। यहाँ पर जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर हो गया प्लस 4x प्लस 4, 244 को भी इधर पक्षांतर कर लें तो माइनस 244, 2x स्क्वायर प्लस 4x, ये माइनस होगा तो माइनस में बचेगा 240। देख रहे हैं कि 2 कॉमन होकर ये समीकरण छोटा हो सकता है, तो छोटा कर लेते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 बराबर 0। या कहेंगे कि 2 को ये हटाएंगे तो 0 के बटा में आएगा, 0 में किसी भी संख्या को भाग देते हैं तो 0 हो जाता है। तो या एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 बराबर 0। तो ये 2 घात समीकरण बन गया। इसे या तो आप गुणनखंड विधि से हल कर दीजिए या आप सूत्र से भी इसको हल कर सकते हैं। चलिए गुणनखंड विधि से इसको हल करते हैं। एक्स स्क्वायर 12 का खंड, यहाँ पर 2 है, 2 का खंड 120 से आपको निकालना है। तो 120 देखिए 10 से आप कटाएंगे इसको तो 12 बार में कटेगा, 10 को इसमें से जब माइनस करेंगे तो आपको 2 मिल जाएगा, यानी 2 का खंड जो है 12 माइनस 10 है। तो यहाँ पे इसको फिट कर दें तो 12x माइनस 10x घटाएंगे तो कितना होगा, प्लस में 2x माइनस 120 बराबर 0। अब कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में कॉमन है x प्लस 12, इन दोनों में कॉमन है माइनस 10। x देखिए माइनस 10 कॉमन लिया है तो यहाँ पर माइनस है तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस 12। कॉमन लेने के बाद जरूर देख लेना ब्रैकेट में सेम टू सेम होना चाहिए। तो x प्लस 12, यहाँ पर भी x प्लस 12 है, तो आप क्या करेंगे x प्लस 12 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा क्या, x प्लस 12 यहाँ से कॉमन ले लिए तो बच गया, यहाँ से हटाएंगे इसको कॉमन ले लिए तो बचा है यहाँ पे x, यहाँ से इसको कॉमन ले लिए तो बचा है क्या है माइनस 10 बराबर 0। या सेम टू सेम है तो एक इसमें से उतार लेते हैं, एक ब्रैकेट में जो कॉमन लिए हैं उसको लिख देते हैं। यदि अब x का मान निकालेंगे, यहाँ पर प्रत्येक ब्रैकेट के बराबर 0 लेकर x का मान निकाल लेंगे, x प्लस 12 बराबर 0, x बराबर माइनस 12। ये अग्राह्य है, ये मान्य नहीं है क्योंकि निगेटिव में आया है। तो यहाँ पर देखते हैं x माइनस 10 बराबर 0, x बराबर 10, तो ये पॉजिटिव है, धनात्मक संख्या है, ये मान्य है। तो x का मान 10 आ गया। कहेंगे अतः आपसे 2 क्रमागत सम संख्या पूछा गया, अतः 2
क्रमागत सम संख्या। तो पहली कितनी, x का कितना मान आया है 10 तथा दूसरी कितनी होगी, 10 + 2 12 है। ये आपका आंसर है। दो क्रमागत सम संख्या 10 तथा 12 है। तो इस तरह इस प्रश्न का आंसर आपका कंप्लीट होता है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। निर्धारित कीजिए कि द्विघात समीकरण 9x² + 7x - 2 = 0 के मूल वास्तविक हैं। यदि ऐसा है तो मूलों की द्विघात सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। मूलों को द्विघात सूत्र से ज्ञात करना है, ये प्रश्न में आपसे कहा गया है। तो पहले तो मूल वास्तविक है, इसका निर्धारण करना है, ज्ञात करना है कि मूल वास्तविक है। तो मूल वास्तविक है, पहले समीकरण को लिख लेते हैं। समीकरण आपका दिया है, समीकरण 9x² + 7x - 2 = 0, ये समीकरण है। तो पहले आपको पता करना है मूल वास्तविक है कि नहीं है। तो देखिए दो कंडीशन होता है मूल वास्तविक, या तो विविधकर का मान 0 से बड़ा आ जाए या विविधकर का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर आ जाए। ये दो कंडीशन होता है, आप अच्छी तरह इसको जानते हैं। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि मूल वास्तविक कब होते हैं। ये दो कंडीशन है, इस कंडीशन में मूल वास्तविक होंगे। तो मूल के वास्तविक होना किस पर डिपेंड करता है, तो विविधकर पर डिपेंड करता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पहले ABC का मान निकालेंगे। तो द्विघात समीकरण से तुलना कराते, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, तुलना करिए। एक के स्थान पर यहाँ पर समीकरण में है 9, b के स्थान पर दिया है 7 और c के स्थान पर -2। विविधकर फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर विविधकर का, d = b² - 4ac। चलिए मान भरते हैं। d = b² यानी b का मान है 7 का वर्ग माइनस मान भर देते हैं। d = b का मान है 7 का वर्ग माइनस 4 × a 9 c है -2। d = 7 का वर्ग 49, माइनस का माइनस में गुणा करेंगे प्लस, इन सब का गुणा करेंगे तो 72। d = जोड़ेंगे 121। तो d का मान आप देख रहे हैं कि 0 से बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। जब d का मान 0 से बड़ा होता है, जब ये कंडीशन बनने लग जाए, तो इस कंडीशन में क्या होते हैं, मूल वास्तविक है। मूल वास्तविक है। तो मूल वास्तविक है, तो अब कहा है कि आपको सूत्र से ज्ञात करना है। आपको गुणनखंड विधि से नहीं, सूत्र से, जिस विधि से कहेगा, अगर फार्मूले से कहेगा तो आपको फार्मूले से ही मूल को ज्ञात करना है। तो सूत्र से कहा है, तो सूत्र आपको पता है, सूत्र होता है सिद्धाचार्य का सूत्र, x = -b + माइनस ब्रैकेट में b² - 4ac बटा में 2a। -b आपका कितना है, तो 7 है, प्लस माइनस b² 7 का वर्ग -4, a आपका है 9, c है -2 बटा में 2 गुणे a आपका 9 है, -7 प्लस माइनस, इसको अभी आपने हल किया था। ये देखिए विविधकर ही है, ये यहाँ पर b² - 4ac। तो डायरेक्ट इसको जो हल किए थे हम यहाँ पर रख देंगे। इसका हल आएगा 121 बटा में इस 2 का 9 में गुणा करेंगे तो 18, -7 प्लस माइनस 121 का वर्गमूल 11 बटा में 18। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि x के 2 मान निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं बीच में प्लस माइनस का सिंपल है। तो एक बार प्लस चिन्ह लेंगे, दूसरी बार माइनस चिन्ह लेंगे, तो 2 मान यहाँ पर x के निकलेंगे। अतः प्लस चिन्ह लेने पर, तो एक बार प्लस चिन्ह लेंगे, तो x = -7 प्लस 11 बटा में 18, x बराबर, तो ये माइनस हो जाएगा, तो
तो 4/18 कटाएंगे तो x बराबर 2/9। उसी तरह माइनस चिन्ह लेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर तो x बराबर -7 -11/18 तो -18/18 कटकर -1। तो x के आपके मान निकल कर आ गए। तो इस समीकरण के दो मूल हैं, एक है 2/9 और दूसरा मूल है -1। अतः समीकरण के मूल 2/9 तथा -1 है। तो इस तरह ये प्रश्न कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। k का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु 8,1 k, -4 और 2, -5 संरेख है। तो संरेख पर प्रश्न पूछता है। प्रश्न ऐसे पूछ देगा, 3 बिंदु दे देगा, कहेगा कि ज्ञात कीजिए कि बिंदु संरेख है कि नहीं है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, संरेख पर प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न आपका मतलब एकदम फिक्स है कि इसको आना ही आना है। तो संरेख कैसे पता करते हैं कि बिंदु संरेख है? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि त्रिभुज का फार्मूला बस याद रहना चाहिए। जो निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का फार्मूला होता है उसी पर इसको पुट करते हैं। यदि क्षेत्रफल 0 आ गया तो बिंदु संरेख है। तो इस प्रश्न में क्या कहा है कि इसमें कह दिया कि बिंदु संरेख है, तो k का मान क्या होगा? तो बिंदु संरेख का मतलब है कि क्षेत्रफल 0 है। तो बिंदु जो दिया है उसको लिख लेते हैं। बिंदु, पहला बिंदु है 8,1, दूसरा बिंदु है k, -4 और तीसरा बिंदु है 2, -5। कह दिया है कि तीनों बिंदु संरेख है। सीधे आपको त्रिभुज का फार्मूला लगा देना है। सूत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। तो ये त्रिभुज का फार्मूला होता है। या डायरेक्ट आप लगा सकते हैं x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 बराबर 0। ये तो ये कहीं और से नहीं आया, यहीं से आया है। बिंदु संरेख है कह दिया तो ये क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। 0 में इसका आप पूरा कराएंगे तो यही मिलेगा आपको। तो संरेख का या तो डायरेक्ट इसको आप लगा दीजिए, बिंदु संरेख है। चलिए हल करते हैं। इसी पर हल इसको कर दिया जाए तो ये आपका x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, x3 है, y3 है। x1 8, y2 -4, y3 -5। मान भरते समय आप लोग सावधान रहिएगा क्योंकि मान भरते समय प्लस माइनस में गलती होती है। तो ये गलती परीक्षा में ना होने पाए। y3 -5, y1 1, x3 2, y1 1, y2 -4 बराबर 0। -4 ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस का गुणा होगा तो +5, -5 -1 -6, 1 माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो +4 बराबर 0। 8 इसको हल करेंगे, -4 + 5 1, ब्रैकेट हटाएंगे तो गुणा होगा तो प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो -6 के यहाँ पर 5 हो गया। 5 का ब्रैकेट हटाएंगे तो 2 में गुणा होगा तो 5 दूना का 10 बराबर 0। तो 8
-6 के प्लस 10 बराबर 0। तो 8 और 10 जोड़ेंगे तो 18 - 6 के बराबर 0। के का मान आपसे पूछा गया है। तो -6 के बराबर 18 को 2 पछाते गए -18 माइनस कट गया, के बराबर 18/6 कटाएंगे तो के बराबर आपका आ जाएगा 3। 6 से 18 3 बार में कट गया। तो यही मान के का मान आपसे पूछा गया था, तो के का मान 3 है। तो इस तरह ये प्रश्न कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। तो कहा कि ए बी जो है वो वृत्त का व्यास है। ये वृत्त है, व्यास आपको पता है बीचों बीच जाती है, इसका नाम ए बी दिया गया है। और केंद्र इसी के मध्य में होता है, व्यास के मध्य में केंद्र होता है, इसका नाम ओ सपोज। तो केंद्र का निर्देशांक आपका बता दिया है कि केंद्र का जो निर्देशांक है 2, -3 है और बी का निर्देशांक भी बताया गया है कि 1, 4। तो ए का निर्देशांक पूछा गया तो मान लेंगे कि माना ए का निर्देशांक x, y है। माना ए का निर्देशांक x, y है। तो देखिए आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि जो ये आपका केंद्र है वह ए बी रेखा के मध्य में है, बीच में है, यानी मध्य बिंदु का फार्मूला लगेगा और x, y का मान हम ज्ञात कर लेंगे। सिंपल सा सवाल है। तो लिखेंगे इसको, व्यास ए बी का मध्य बिंदु। तो व्यास ए बी का मध्य बिंदु कौन सा है? ओ है। ओ बराबर फार्मूला लगा दे x1 + x2 बटा में 2 y1 + y2 बटा में 2। तो फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, फार्मूला बेस्ड प्रश्न है सब, तो फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। चलिए इस फार्मूले में मान भरते हैं। तो ए बी का मध्य बिंदु ओ, तो मध्य बिंदु ओ का मान दिया है, यहाँ पर रख दें 2, -3। इसमें x1, y1, x2, y2 कहाँ से मिलेगा? तो ये आपका x1 है, y1 है, b x2, y2, इसमें मान भरते चलते हैं। तो x1 x, x2 1 बटा में 2, y1 y, y2 4 बटा में 2। अब तुलना करके x y का मान निकालेंगे, दोनों पक्षों में तुलना करेंगे। लिखेंगे यहाँ पर तुलना करने पर, तुलना करिए, मिलाइए इसको। दो की जगह पर यहाँ पर क्या है? तो कहेंगे x + 1 बटा में 2 है। अब तिर्यक गुणा करके यहाँ से हम लोग x का मान निकाल लेंगे। तो x + 1 बराबर 2 का 2 में गुणा करेंगे 4, x बराबर 4 - 1, x बराबर 4 में से 1 माइनस करेंगे 3। तो ये x का मान निकल गया। उसी तरह -3 यहाँ पर है, तो उधर दाएं पक्ष में देखेंगे कि क्या है, इसके जगह पर क्या है। तो इसके जगह पर दिया है y + 4 बटा में 2। तिर्यक गुणा करके y का मान निकाल लेंगे। y + 4, 2 का -3 में गुणा करेंगे तो -6, y बराबर -6, +4 को उधर पछातर करेंगे तो -4, y बराबर -10। तो कहेंगे अतः बिंदु ए का निर्देशांक 3, -10 है। कंप्लीट होता है। तो इस तरह ये प्रश्न कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है यानी बांटता है। तो विभाजन बिंदु का निर्देशांक आपसे पूछा गया है। तो क्या आपको क्या क्या पता है, प्रश्न में क्या दिया है उसको नोट कर लेते हैं। तो बिंदु दिया है, बिंदु है -1, 7
और एक बिंदु दिया है 4, -3। अब इन्हीं बिंदुओं को मिलाने वाले एक रेखाखंड को एक कोई बिंदु है जो 2:3 के अनुपात में बांट रही है, ये आपका M1 M2 का अनुपात है। तो जो विभाजन का अनुपात होता है वह आपका M1 M2 का मान होता है। तो सीधे आपको विभाजन बिंदु का सूत्र लगाना है, क्योंकि आपसे वही पूछा गया है कि वह कौन सा बिंदु है जो इनको मिलाने वाली, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। सीधे फार्मूला आपको लगा देना है, सूत्र यहाँ पर लगा लेंगे। विभाजन बिंदु का निर्देशांक बराबर M1x2 प्लस M2x1 बटा में M1 प्लस M2, M1y2 प्लस M2y1 बटा में M1 प्लस M2। अब इसमें आपको मान भर देना है। ये बिंदु से आपका x1 y1 का मान निकल गया, ये दूसरे बिंदु में आपका x2 y2 का मान दिया है, ये तो M1 M2 है। बस देख कर आपको इसमें मान सही ढंग से भर देना है। M1 2, x2 4, M2 3, x1 -1, 2 + 3, M1 2, y2 -3, M2 3, y1 7, 2 + 3, 8 + 3 -1 गुणा करेंगे तो -3, 2 + 3 5, -6 गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा +21 5, 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 बटा में 5, -6 + 21 घटकर हो जाएगा 15 बटा में 5। कटा देंगे इसको तो 5 से 5 एक बार में कट गया, 5 से 15 3 बार में, ये आपका आंसर आ गया। तो यही विभाजन बिंदु का निर्देशांक आपसे पूछा गया था। तो ये आपका प्रश्न का आंसर है 1,3। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। त्रिकोणमिति का प्रश्न है, बिंदु C पर समकोण एक समकोण त्रिभुज ABC में यदि tan A = 1 तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin A × cos A = 1। तो सिद्ध करके आपको ले आना है 2 sin A × cos A = 1। तो त्रिभुज, कोई त्रिभुज है ABC, इसमें कहा गया है कि C जो है समकोण है, यानी यहाँ पर C है, यहाँ पे A कर देते हैं, यहाँ पे B, तो ये समकोण है यानी 90 अंश का है। तो जाहिर सी बात है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर जो कोण होगा ये 90 से छोटे ही होंगे, क्योंकि त्रिभुज का नियम ये कहता है कि तीनों कोणों का योग 180 अंश होना चाहिए। तो ये तो A और B क्या होंगे, 90 अंश से छोटे होंगे, न्यून कोण होंगे। तो यहाँ पर tan A का मान दिया है 1 दिया है। क्या आप यहाँ से कोण A निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि tan में 1/45 अंश का मान होता है। tan से tan कटा देंगे तो A = 45 अंश। तो A का जो यहाँ पर कोण है वो 45 है, ये पता चल गया। अब आपको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है 2 sin A × cos A = 1। तो ये LHS लगाकर RHS ला देंगे। तो चलिए LHS को लगाते हैं। 2 sin A × cos A, तो 2 sin A कोण कितना है? अभी आपने निकाला 45 अंश इंटू cos 45 अंश, मान आपको याद ही है। sin 45 अंश का मान होता है 1/2, cos 45 अंश का मान 1/2, 2 गुणे 1 का 1 में गुणा करेंगे 1, √2 का √2 में गुणा कर √ हट जाएगा, 2 से 2 कटाएंगे, कटाने पर क्या मिलेगा 1, जो कि आपका RHS है। तो इस तरह हम लोगों ने LHS लगाकर RHS ला दिया, ये हमारा सिद्ध होता है। तो सिंपल सा सवाल था, तो थोड़ा सा बस थिंकिंग समझ पर थोड़ा सा आधारित ये प्रश्न था। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, जो इस क्लास का आखिरी प्रश्न है।
सिद्ध कीजिए 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस साइन थीटा बराबर ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल वर्ग। ये आपको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करना है तो इसमें क्या करेंगे कि पहले हम लोग LHS को लेकर लगाएंगे, RHS ला देंगे तो प्रूफ हो जाएगा। तो LHS को लगाते हुए हमें RHS लाना है तो प्रूफ। तो चलिए LHS को लगाते हैं। तो LHS आपका है 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस साइन थीटा, ये आपका बायां पक्ष है। तो इस टाइप के जो भी प्रश्न हो तो उसको कैसे लगाते हैं, तो बस क्या करते हैं परमीकरण करके इसको लगाते हैं। हर से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, बस हर का जो चिन्ह है बीच का वो बदल जाता है, प्लस है तो माइनस कर देते हैं। तो हर से ही गुणा होता है, ध्यान दीजिएगा। ये लग रहा है कि आप अंश से गुणा करने, लेकिन नहीं, ये हर से गुणा हो रहा है। यहाँ पर प्लस है तो माइनस करके गुणा होता है, इसे हम परमीकरण कहते हैं। तो देखिए ये सेम टू सेम है, तो सेम टू सेम है तो इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर पूरे का वर्ग, 1 माइनस साइन थीटा का होल वर्ग। और यहाँ पर देखिए 1 प्लस साइन थीटा है, 1 माइनस साइन थीटा है, तो ये आपका फार्मूला लग जाएगा a का वर्ग माइनस b का वर्ग, एक ब्रैकेट में a प्लस b, एक ब्रैकेट में होता है a माइनस p। तो उस फार्मूले से आपका हो जाएगा 1 का वर्ग माइनस साइन वर्ग थीटा, तो 1 माइनस साइन थीटा का होल वर्ग, और ये 1 का वर्ग 1 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन थीटा का होल वर्ग। आइए देखिए सूत्र, तो पर में आपको याद रहना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो 1 माइनस साइन थीटा ये किसका मान होगा, तो अगर आपको पर में याद है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर मान निकालेंगे तो 1 माइनस साइन को तो पछानते करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो ये आपको परमेय सूत्र पता रहना चाहिए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जब हम लिख सकते हैं कास स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर थीटा। तो हमें जो लाना है वो ब्रैकेट में लाना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल वर्ग लाना है। तो यहाँ पे इसको हम होल वर्ग बनाएंगे, या 1 माइनस साइन थीटा बटा में कॉस थीटा का होल वर्ग। देखिए इस पर वर्ग है, इस पर वर्ग है, तो पूरा ब्रैकेट लगाकर हमने उसको वर्ग कर दिया। अब क्या करेंगे, इसको कास को अलग अलग बांट देंगे, 1 के बटा में साइन के बटा में इसको बांट लेंगे, 1 बटा में कास थीटा माइनस साइन थीटा बटा में कास थीटा, तो अलग अलग बांट लिए हैं। तो ये किसका 1 बटा कास किसका होता है, तो कहेंगे सेक का ये फार्मूला होता है। साइन थीटा बटा में कास थीटा ये टेन का होता है। तो यही आपको लाना था, RHS आ गया तो सिद्ध होता है। तो ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो इस बार परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलेंगे कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ नेक्स्ट वीडियो में।